हाँ तो भाई आज एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हमने शॉर्ट स्टोरीज़ करी है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक बड़ी बुक। इन द सेंस कि वो ऑडियो बुक होने वाली है, तो वो थोड़ी लंबी होगी। एंड थोड़ा सोचने के बाद मैंने सोचा एक पॉपुलर बुक से स्टार्ट करते हैं, रिच डैड पुअर डैड। ऑल दो जिस बंदे ने ये बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड, जिसको उसने रिच डैड प्रिडिक्ट किया है, वो अभी बिलियंस के डेप्थ में है। But still, the information that we get out of the book is the mindset. It's an opportunist mindset that we need to learn. कि कैसे हम क्या mindset क्या होना चाहिए। हालांकि ये सबके लिए वर्क नहीं करता। जैसा कि मैंने कहा, जिस बंदे ने ये बुक लिखी है जो रिच डैड है, उसके ऊपर बिलियंस का डेप्ट है, तो कर्ज में डूबा हुआ है वो बंदा। बट स्टिल वी नीड टू गेट द पॉजिटिव आउट ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ से हमें पॉजिटिविटी निकालनी है। तो आज हम पढ़ेंगे रिच डैड पुअर डैड। ऑडियो बुक हिंदी में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में बैठे हैं, हिंदी से बढ़िया क्या ही होगा। मैं आई थॉट कि इंग्लिश में करते हैं, बट स्टार्ट हिंदी से करते हैं। मे बी वी विल कैच अप विद द इंग्लिश पार्ट लेटर ऑन। ठीक है, तो रुक जाओ। Should we start? Should we start? Should we start? Let's see how it is. तो आइए इस बेहतरीन लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार वे कहते हैं, मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी। तो ये होने वाली है अराउंड 7 आवर्स। हम आधा घंटा कवर करेंगे ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, क्योंकि 7 घंटे तो मैं सिर्फ वीक ऑफ पे अपने छुट्टी वाले दिन बैठ सकता हूँ, बट हम आधा घंटा कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट के काम को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और ये सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8th क्लास से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सक्सेसफुल थे, तो उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की थी। दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, पर उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंद को करोड़ों की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, पर उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों ही एजुकेशन पर बहुत जोर देते थे, पर उनके द्वारा बताए गए पढ़ाई के सब्जेक्ट्स अलग अलग थे। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही डैडी होते, तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो बिल्कुल अलग अलग विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या न मानने के बजाय मैं उनकी सलाह पर काफी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या ये थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत और परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, पर पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिए एकदम अलग थे। एग्जाम्पल के तौर पर एक डैडी कहते थे कि पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाह से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी ये थी कि दोनों एक जैसी बातें नहीं कहते थे। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफी लंबे समय तक ये सोचा करता कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा और उसका नतीजा क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इस तरह के सवाल पूछता। काश मैं ये बोल सकता कि हाँ वे बिल्कुल सही हैं,
मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं, या ये कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता था, बुढ़े को यह नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। अब क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो। अगर मैं एक ही तरह से सोच पाता तो ये मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। पैसों का सब्जेक्ट स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं, और मिडिल क्लास कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसके सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। ये सब उसने तब सीखा था जब वो छोटा बच्चा था। पैसों का टॉपिक स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किल्स पर जोर दिया जाता है, न कि पैसों से जुड़े स्किल पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है, वो भी काफी हद तक उन बेहद पढ़े लिखे राजनेताओं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के कारण हुआ है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि वो पैसों के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूं। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें फाइनेंशियल और मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी। पैसों से जुड़ी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर गवर्नमेंट पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने ये भी जान लिया कि किसी इंसान के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त असर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला सेंटेंस नेगेटिव है और दूसरा सवाल उठाने वाला। तो पहले में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका ये मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूं। ये जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। उनका मानना था कि ये कहना कि मैं इसे नहीं खरीद सकता दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, पर मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत ये थी कि वह अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग की लगातार कसरत करवाते रहते थे। और इसका लॉन्ग टर्म नतीजा ये हुआ कि एक डैडी फाइनेंशियल रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझें कि एक इंसान हर रोज एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा इंसान अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही एक्सरसाइज से आप ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं और दिमाग की सही एक्सरसाइज से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस से सेहत और पैसा दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की मेंटालिटी में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि अमीर डैडी कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो प्रोड्यूस नहीं करते। पुअर डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, जबकि अमीर डैडी की सीख ये थी कि मेहनत से पढ़ो
ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे तुम बच्चों को पालना पड़ता है। अमीर डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे तुम बच्चों को अच्छे से पालना है। अमीर डैडी डिनर के टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा एनकरेज करते थे। पुअर डैडी खाना खाते समय पैसों की बातें करने के लिए मना करते थे। पुअर डैडी का कहना था, जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, रिस्क मत उठाओ। अमीर डैडी का कहना था, रिस्क का सामना करना सीखो। एक का मानना था, हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दूसरे का मानना था, मेरा घर मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आपका घर आपकी नजरों में आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, पर उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाते जबकि दूसरे सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या गवर्नमेंट को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा सैलरी में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट प्लान, मेडिकल बेनिफिट, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी फैसिलिटी के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने 2 चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो आर्मी में चले गए थे, और 20 साल के एक्टिव जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल बेनिफिट के विचार को पसंद करते थे और आर्मी द्वारा अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें यूनिवर्सिटी का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था। कई बार जॉब से आजीवन मिल रही सुरक्षा और जॉब के फायदे जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वे अक्सर ये कहते थे, मैंने गवर्नमेंट के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसके लिए बदले में मुझे बेनिफिट मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में विश्वास रखते थे। वे कन्वीनियंस मानसिकता के खिलाफ थे। वे ये मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और फाइनेंशियल रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका पक्का विश्वास था कि आदमी को फाइनेंशियल रूप से काबिल होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरे डैडी एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी जॉब तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे डैडी ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत बिजनेस और फाइनेंशियल प्लान्स लिखे जाएं, जिससे मैं किसी दूसरे को जॉब दे सकूं। 2 प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे एनालाइज करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना असर हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े फाइनेंशियल झटके के बाद जब वे दिवालिया होने के कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने सपोर्ट में ये कहते थे कि गरीब ना होने और पैसे ना होने में फर्क होता है। पैसे पास में ना होना एक टेम्पररी कंडीशन है, जबकि गरीबी परमानेंट है। मेरे गरीब डैडी ये भी कहते थे कि मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे कि पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है कि हमारे विचारों की ताकत को कभी मापा न जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा न जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने एक्सप्रेशंस पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। 2 डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की सोच अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही एजुकेशन और नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, पर क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की अलग अलग राय थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी जॉब ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक प्रोफेशनल ऑफिसर, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे एनकरेज करते थे कि मैं अमीर बनने का राज सीख लूं, ये समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और ये जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता,
इन शब्दों को वो बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में ही मैंने ये फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। ये फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। एक बार मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी मनी एजुकेशन शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मेरी उम्र 39 साल की नहीं हो गई। और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने ये देख लिया था कि मैं वो सब समझ चुका हूं जो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की वो कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा तो आता जाता रहता है, पर अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां ये कभी नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसीलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी एजुकेशन तब शुरू हुई जब मैं सिर्फ 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो लेसन पढ़ाए वे बहुत आसान थे। और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाए। ये बुक उन्हीं 6 लेसन्स के बारे में है, और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। ये लेसन आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि गाइड की तरह लिखे गए हैं। ऐसा गाइड जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे दुनिया कितनी बदलती रहे। तो लेसन 1 है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेसन 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। लेसन 3, अपने काम से काम रखो। लेसन 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। लेसन 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। लेसन 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की, जिसमें हम सीखेंगे लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? वे सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का न्यूज़पेपर नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई महंगी कार में आई और वो लोग पिकनिक पर अपने सी साइड वाले घर पर जा रहे थे। जिम्मी अपने साथ साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, पर माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे ये कहा कि वो हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कहा, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। ये 1956 की बात है, तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के एरिया में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और उस एरिया के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को 1st क्लास से 6th क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6th क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरी साइड पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता, जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6th क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना पॉसिबल नहीं था। मेरे डैडी ने आकर न्यूज़पेपर को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूं? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था कि बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। एक पार्टनरशिप हुई।
अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहां तक मुझे याद है, उस स्कूल में माइक और मैं दो ही गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह का था, क्योंकि वो भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी, और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, पर हमें ऐसा लगता था, क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिल और हर चीज होती थी, और हर चीज नई होती थी, और हमारे पास सब पुरानी। मम्मी और डैडी ने हमें जरूरत की सभी चीजें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों के करने के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? वो राजी हो गया, और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बात करते रहे जो जिमी के सी साइड वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, पर यह चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए मोटिवेट किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। और आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। ये एक ऐसा आइडिया था जो माइक ने किसी साइंस की किताब में पढ़ा था। एक्साइटेड होकर हमने अपने हाथ में लाए, क्योंकि हमारे पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाकों में भाग दौड़ करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा कि हम आपको ये नहीं बता सकते, ये एक बिजनेस सीक्रेट है। हफ्ते गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास में थी, एक ब्राउन कार्डबोर्ड के डिब्बे में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी। आज वहां पर हमारी और पड़ोसियों के टूथपेस्ट की इस्तेमाल की हुई ट्यूब्स पड़ी थी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखते देखते वो ऊब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं ये नहीं सुनना चाहती कि एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्दी ही हमारा काफी रॉ मटेरियल जमा हो जाएगा और फिर हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब खत्म कर लें। माँ ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत और दे दी। प्रोडक्शन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। प्रेशर बढ़ चुका था। हमारे वेयरहाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वो पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी कह दे कि दांत के डॉक्टर्स ने कहा है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं प्रोडक्शन के प्रोसेस को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर जब घर आए तो वो शॉक्ड हो गए जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को प्रोडक्शन प्रोसेस में पूरे स्पीड से जुटे हुए देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ मैक्सिमम हीट पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए क्योंकि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस ने उनके घर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। पर जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। अब आप सोचेंगे कि टूथपेस्ट ट्यूब्स को हम क्यों पिघला रहे थे। एक्चुअली उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब शीशे यानी कि लीड के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वो पिघलकर लिक्विड फॉर्म में आ सके। इस पिघले हुए लीड को हम छोटे छोटे छेद वाले दूध के कार्टन्स में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टर ही था
जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसे लग रही थी जैसे वहां अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे जिसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे यानी कि मोल्ड थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए लीड को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जिंक का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, तो तुम लोग जिंक के सिक्के बना रहे थे? मेरे डैडी ने कहा। बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी यानी कि फेक या फ्रॉजरी शब्द का मतलब समझाया। कहने का मतलब यह है कि जो सिक्के हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि सरकार बना सकती है, न कि एक आम इंसान। अगर एक आम इंसान सिक्के बनाता है तो उसे जेल भी हो सकती है। हमारे सपने टूट गए थे। तो आपका मतलब यह है कि ये इलीगल है? माइक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। इतने में डैडी के दोस्त ने कहा, छोड़ो भी, हो सकता है कि बच्चे अपने पैदाइशी टैलेंट को डेवलप कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, ये इलीगल है, डैडी ने नरमी से कहा। पर तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और ओरिजिनल आइडिया हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा घर साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने ये कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। उन्होंने कहा, बच्चों, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़ते चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये सब यहाँ तक तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल, सेम टाइम सेम जगह। फ्रॉजरी से स्टार्ट किया क्योंकि बच्चे भाई नहीं पता क्या कर रहे हैं, पर ठीक है, इंटरेस्टिंग है। बी ऑलवेज ओपन माइंडेड। जैसा कि कहा गया कि गरीब आप तब होते हैं जब आप मान लेते हैं कि आप गरीब हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि अपने को अमीर कैसे बनना है, तो फिर आप गरीब नहीं हैं, आप इंसान दिमाग से गरीब होता है। ऐसा कुछ ये कह रहा है। सो लेट्स सी अगेन टुमारो। सी यू, टाटा बाय बाय।